नमस्कार दोस्तों। मैं सुरेंद्र रघुवंशी। मेरे ही तमाम चित्र मॉडर्न आर्ट की मेरी कविताओं पर सैकड़ों की तादाद में केवल मेरी कविताओं पर चित्र बनाने वाली जो देश भर में प्रख्यात हुए रेखा चित्रकार और लघु कथाकार कथाकार और कवियत्री, वरिष्ठ कवियत्री, वरिष्ठ चित्रकार और वरिष्ठ कथाकार श्रीमती अर्चना मिश्रा जी के घर हम यहाँ इनके यहाँ है भोपाल में, और इनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। अर्चना मिश्रा जी सृजन पक्ष की बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं और विगत कई वर्षों से हम उनसे परिचित हैं। उनके संघर्षों की कहानी से हमारे सभी साहित्यकार रूबरू हैं, परिचित हैं, और उन्होंने उनकी जिजीविषा है, उनका आत्मविश्वास है, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। और उन्हें जो है 2022 में अभिनय स्मृति सम्मान 2022 आपको मिला है, और जो कि अभी हाल ही में वही बड़ा पुरस्कार विष्णु नागर जी को, कवि विष्णु नागर को मिलने वाला है। और इससे पहले डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा जी को भी वही अभिनय स्मृति सृजन सम्मान मिला है। तो सबसे पहले पहला अभिनय स्मृति सृजन सम्मान अर्चना मिश्रा जी को ही मिला था, और ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है। और भी कई पुरस्कार उनको मिले हैं, और सृजन पक्ष की साहित्यिक समूह की बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, और तमाम पत्र पत्रिकाओं में, समकालीन पत्रिकाओं में उनकी कथाएँ, लघु कथाएँ, कहानियाँ और चित्र प्रकाशित होते रहे हैं, कविताएँ भी। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। अर्चना मिश्रा जी। नमस्ते। नमस्ते। आप अपनी रचना संसार के बारे में कुछ कहें तो हमारे। मेरा रचना संसार जो है ना, मेरे इर्द गिर्द ही घूमता है। जो आसपास दिखते हैं, जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ या देखती हूँ, उन्हीं को अपनी कथाओं का मुख्य पात्र बना लेती हूँ जी। और फिर सब मिलजुल के एक खाका तैयार हो जाता है। जी जी। और वो सामने आ जाता है। जी जी। ठीक है जी। मैं अब अपनी लघु कथा का पाठ स्वागत है। मेरी लघु कथा का शीर्षक है चंदन की चीख। जी। चंदन की चीख। चंदन की चीख। जी। कितने सालों से वह यहाँ खड़ा है, उसे पता नहीं। उसके यहाँ काफ़ी मित्र भी हैं। बचपन और जवानी तो उसकी अच्छी भी थी। अब बुढ़ापे की चिंता हमेशा सताती रहती है। जी। ना जाने किस दिन उसकी ज़िंदगी का अंत हो जाए। कुछ दिन पहले की ही बात है। जीप में भरकर 5-6 आदमी आए थे। आपस में बात कर रहे थे। करोड़ों का माल है, इन सबको रात में ले चलना होगा। उस दिन से उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। उस रात जरा सी झपकी लगी ही थी। अचानक लगा कि कोई उसका पैर काट रहा है। कराते हुए उसकी झपकी टूटी। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जान बख्श दो। वह डर गया था। बहुत जान प्यारी है तुझे? क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे चंदन कहते हैं। बहुत कीमती नाम है तुम्हारा, लेकिन चंदन का यहाँ क्या काम? इतना कहते हुए सब मिलकर उस पर वार करने लगे। छटपटाता चंदन चीख पड़ा, तुम हम सबको अब हमें मिटाने का परिणाम भुगतना होगा। तुम सबको हमें मिटाने का परिणाम भुगतना होगा। पता है तुमको सरकार हमारी संख्या बढ़ाने के लिए क्या 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 कर रही है? आदमी ने गर्वित भाव से कहा, हे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम कि हम सब उसी सरकार के नुमाइंदे हैं। तुम्हारा वंश बढ़ाने की योजना बनाना और साथ साथ तुम सबकी जान लेना, दोनों उसी सरकार का काम है। इतना बोल विद्रुप हंसते हुए उसे अंतिम बार कर दिया। चंदन धड़ाम से गिर पड़ा, उसकी चीख गुम हो गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और कोई एक और लघु कथा या कविताएं आप सुनाना चाहें तो हमारे दर्शक, हमारे साथी और हमारे समूह के साथी भी सुनना चाहेंगे। और मेरी कुछ लघु कथा है, उसके साथ मेरी कुछ छोटी कविता भी हैं। छोटी कविताओं में भी मैंने कुछ लिखी हुई है। जी। मेरी कविता का शीर्षक तो कुछ भी नहीं है जी, मैं पढ़ रही हूँ छोटी छोटी कविता। जी जी। कविता अवतरित होती है ठीक गंगा की तरह, कल कल निनाद करती, उतरती है कागज की धरती पर ठीक जानवी की तरह। बंद सघन दरख्तों के बीच से साए साए कर आती हवा, जाने क्यों मुझे छूकर तुम्हारी याद दिला गई। यूँ तो बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता, फिर भी न जाने क्यों उसमें भीगा मन सतरंगी हो जाता है। मचल उठता है उनसे मिलने को,
और फिर सोच सोच कर मन मन में ही शर्माता है। उम्र के जिस मोड़ पर सब छूटे, अपने पैर कहाँ जमाऊं, ठिठकी खड़ी हूँ, अंधेरे सकरे रास्ते पर किधर जाऊं, सूझ नहीं रहा, इंतज़ार है पैर के उठने का, लेकिन चलने की आदत तक रही कहाँ। याद है आपने कविता की कॉपी को चिंदी चिंदी कर उछाल दिया था मेरी आंखों के सामने। बेमौत मर गई थी मेरी कविता, कैसे बताती लोगों को, वो और कोई नहीं मेरे पिता थे। तुम खेती करते थे, सूखा पड़ा तो पेट की आग बुझाने शहर आकर गिट्टी सीमेंट ढोने लगे। पाषाण हृदय ठेकेदार की सीना भेदती बातें रोज़ रोज़ कैसे सह लेते हो। मेरी बेटी को रोता देख अपनी 4 रोटी से रोज़ाना 2 देकर चले जाते हो। कैसे समझ गए हमारा गुजारा नहीं होता। शहर में रहकर भी दूसरों के मन की भाषा कैसे पढ़ लेते हो। मेरा मन तन दोनों ही उदासीन हो गए हैं। एसी ट्रेन की ठंडक मिले या भरी गर्मी में कोई मालगाड़ी खड़खड़ाते निकल जाए, निरुत्साहित मन फिर भी दौड़ता चला जा रहा है, रेल की पटरी की भांति निरुद्देश्य उपेक्षित। 78 की उम्र में अकेले फ़ोटो कौन खिंचवाता है। उनकी बात सुन मैं बोल पड़ी, इसी उम्र में तो ज़रूरत होती है ताज़ा तरीन फ़ोटो की, माल्यार्पण कर दीवार पर टांगने की। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और एक आध कोई लघु कथा आप सुनाना चाहें? एक सुनाती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है ड्राई फ्रूट्स। जी। सुमित शादी के नाम से ही डर रहा था। वह भाभी की हालत जो देख रहा था, उनको आए 3 साल हो गए फिर भी एडजस्ट नहीं कर पाई। भैया भी कई बार परेशान दिखते, सब के सब माँ की कंजूसी की आदत से परेशान रहते। जी। खाने पीने की हर चीज़ ताले में बंद कर चाबी अपने पास रखना उनकी आदत में शुमार है। सौरभ ने कई बार टोका भी, पर हर बार उनका जवाब होता, अपनी पत्नी की तरफदारी मत कर। सौरभ की पत्नी समीक्षा को पहले बहुत बुरा लगता। घर में जितनी भी चीज़ें सब उनके ताले में। एक प्याज टमाटर भी खाना हो तो उनसे चाबी मांगनी पड़ती। लेकिन दोनों बेटे इन सब के आदी हो चुके थे। उनका कहना था कि मम्मी मना तो नहीं करती। दिवाली पर खूब मिठाइयाँ आई, पर अम्मा जी ने समीक्षा को आदेश दिया कि कुछ गुजिया भी बना लो। समीक्षा को गुजिया बहुत पसंद थी, इसलिए उसने खुशी खुशी बनाया। लेकिन सासू माँ एक गुजिया सुबह और एक गुजिया शाम को देती। समीक्षा को अगर 2 खाना हो तो उनसे चाबी लेकर निकालना पड़ता। कभी वह ताला लगाना भूल जाती तो भी समीक्षा कि क्या मजाल कि वह कुछ निकाल कर खा ले। एक बार उसने कुछ अखरोट और बादाम खा लिया तो वह नाराज़ हो गई थी और ससुर जी को भी बताया। ससुर जी ने उन्हें ही समझाया कि अब मुझे डायबिटीज़ हो चुकी है, मैं यहाँ सब खाता नहीं, अब तो ताला लगाना बंद कर सकती हो तुम। सुमित के नान नुकुर करने के बावजूद कुछ महीने बाद उसकी शादी हो गई। बीबी सोनम गांव की थी, सिर्फ 12वीं तक पढ़ी थी। उसका मन आगे पढ़ने का था, लेकिन गांव में कॉलेज नहीं था। ब्याह कर जब वो आई तो शुरू में उसे अटपटा लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सोनम को सारी बातें समझ में आने लगी। एक दिन वो समीक्षा से बोली, दीदी आप कैसे रहती हो। समीक्षा ने बताया उसे तो आदत हो गई है। उसने अखरोट बादाम का किस्सा भी सुनाया। वह सोनम के लिए चिंतित थी, लेकिन सोनम ने कहा दीदी मेरी चिंता ना करो। एक दिन माँ जी दोपहर को कहीं बाहर गई थी, चाबी ले जाना वह भूल गई। बस फिर क्या था, सोनम ने कहा और दीदी आज पार्टी हो जाए। इतना बोलकर खूब सारे काजू और किशमिश ले आई। यह सब देख समीक्षा घबरा गई। जाकर तुरंत रख कर आ, नहीं तो आज तांडव हो जाएगा घर में। अरे दीदी आप कुछ खाओ, कुछ नहीं होगा। इतना कह एक मुट्ठी काजू किशमिश समीक्षा के गोद में डाल दी। यह क्या कर रही हो सोनम, समीक्षा ने घबराहट में कहा। अरे दीदी इतना डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। माँ जी घर आई, उनका व्यवहार सामान्य था। समीक्षा पर उनको पूरा यकीन था, लेकिन सोनम को परखने का उनका पहला मौका था। उन्हें समझ में तो आ गया था। दूसरी सुबह झाड़ू लगाते लगाते सोनम ने काजू का एक टुकड़ा देखा और सारा माजरा समझ गई। उसने उसे उठाकर माँ जी से पूछा, माँ यह क्या है, तुम नहीं जानती। सोनम ने सूले मन से जवाब दिया, नहीं माँ जी, क्या चीज़ है यह तो मैं पहली बार देख रही हूँ। सासू माँ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठकर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन दोनों बहुओं ने देखा अलमारी का ताला खुला है। वे एक दूसरे की तरफ तिरछी निगाहों से देखने लगी। तभी सासू माँ ने समीक्षा को आ गई और कहा, बहू आकर इसे बताना कि शहर में कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और हाँ अब ताला नहीं लगेगा, जब मन करे दोनों खा लेगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी बहुत अच्छी लघु कथाएं और कविताएं हमने सुनी। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने इतना अमूल्य समय दिया, इस काबिल समझा। जी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।